नमस्कार, स्वागत है आपका SCDRR पॉडकास्ट में। मैं यथार्थ शोध छात्र जेएनयू आपका स्वागत करता हूं आज फिर किसी एक चर्चा के विषय पर। आज हमारे मध्य श्रीमान डॉक्टर दीप नारायण पांडे सर जेएनयू में एक फैकल्टी के रूप में कार्यरत है और आज हमें मानव सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में अवगत कराएंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद यथार्थ जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपदाएं हमारे जीवन में अनेक प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है और इन सब के बीच में मानव जीवन अनेकों तरीके से प्रभावित होता है, जैसे स्वास्थ्य, रोजगार। पर इन सभी के बीच में मानव सुरक्षा का विषय कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आता है। तो इसी विषय के ऊपर और जानकारी लेने के लिए मैं सर से आग्रह करता हूं कि हमारे दर्शकों को एक अच्छे से जानकारी दे। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि मानव सुरक्षा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। एक सामान्य नागरिक कैसे मानव सुरक्षा को अपने जीवन में देख सकता है। बहुत अच्छी बात कहा आपने। देखिए, इस सृष्टि का जो प्राथमिक इकाई है वो एक मानव है। यदि मानव नहीं है तो पृथ्वी शुक्र और बुध ग्रह जैसा एक निर्जन ग्रह हो जाएगा। अब बात आता है, जब एक मनुष्य इस सृष्टि का प्राथमिक इकाई है तो उस मनुष्य का सर्वांगीण चिंतन भी होना चाहिए। उस सर्वांगीण चिंतन में सुरक्षा एक घटक के रूप में उभर के आता है। एक मनुष्य की सुरक्षा, एक मानव की सुरक्षा सर्वांगीण हो, केवल उसके भोजन की ही नहीं, केवल उसके शिक्षा की ही नहीं, केवल उसके सुरक्षा की ही नहीं, उसके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी घटकों, सभी आयामों से उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसी को ही हम मानव सुरक्षा के रूप में देखते हैं और 1994 में यूनाइटेड नेशन ने मानव सुरक्षा को परिभाषित भी किया है। तो आपने एक बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बताई जिसमें आपने यूनाइटेड नेशंस के भी कुछ यूनाइटेड नेशन ने जो परिभाषित किया उसके बारे में भी कुछ आपने एक दृष्टिकोण दिया। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ इसका वृहद आयाम क्या है। ऐसे कौन कौन से घटक हैं जिनके कारण हमारी मानव सुरक्षा प्रभावित होती है और उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। मानव सुरक्षा यानी क्या? मानव सुरक्षा यानी उसके रोटी की व्यवस्था। रोटी का मतलब रोजगार की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, उसके सर्वांगीण आर्थिक चिंतन की व्यवस्था, उसको अच्छा पर्यावरण मिले तो पर्यावरण से सुरक्षा, उसे शिक्षा मिले तो शिक्षा से उसकी सुरक्षा हो, उसे राजनीतिक स्थिरता मिले जिससे वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, वो सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित रहे, सामुदायिक रूप से सुरक्षित रहे। ऐसे सभी आयामों को हम जब देखते हैं तब मानव सुरक्षा हमें समझ में आता है, हमें दिखाई पड़ता है। जी सर, बिल्कुल आपने ऐसा ठीक बताया कि मानव सुरक्षा यानी सभी अंगों को मिला जुला के एक मानव के जीवन को पूरा करना। इसमें सर आगे बढ़ते हैं तो एक जो विषय आता है मानव सुरक्षा के साथ में, वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, क्योंकि आपदाएं आती हैं पर उनको रोका नहीं जा सकता। वो मानव जनित भी होती हैं और प्रकृति के भी अलग अलग कारणों से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। पर इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब हुआ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है? जब हम आपदा के प्रभाव को कम कर देते हैं। आपदा के प्रभाव को कम कैसे करना? जब सोसाइटी रिजिलियंट होगी, आपदा से लड़ना या आपदा को टालना या आपदा को कम करना जानेगी। जैसे आप देखें, हिमालय में लगभग 10,000 वर्षों से
सतत मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है या प्रमाण मिलता है। अब यदि हिमालय में पिछले 10,000 सालों से वहां पे सतत लोग रह रहे हैं तो सामान्य रूप से तो नहीं रह रहे होंगे। उन्होंने आपदाओं के साथ रहना सीखा है, आपदाओं के साथ कैसे अपने आप को विकसित करना है, स्वावलंबी बनाना है, वहां का समाज जानता रहा है। ऐसे ही समुद्र तटीय क्षेत्र के लोगों को देख लें तो चक्रवात या सुनामी वहां की कोई अल्पकालिक घटना नहीं है, वो लंबे समय से वहां पे घटनाएं घटती रही हैं। फिर भी समुद्र तटीय क्षेत्र के निवासी स्वावलंबी हैं, सक्षम हैं, आपदाओं से लड़ना जानते हैं। ऐसे ही राजस्थान को देख लीजिए, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर भी सदियों से लोग रह रहे हैं। ये आपदा का प्रभाव वहां कब अधिक दिखाई पड़ता है? जब वहां का समाज वहां की जो आपदा है उसके साथ रहना नहीं जानता है, उसका सामना करना नहीं जानता है। जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे का अधिकांश व्यक्ति तैरना जानता है या जानता था। अब समुद्र में नहाने का या नदी में नहाने का जो सामाजिक प्रचलन था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। अब नदी के किनारे का भी जो नया बालक है या नई पीढ़ी है वो तैरना नहीं जानती है। ऐसे ही हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के जो लोग हैं वहां पर भी अब 6 मंजिली इमारतें, 7 मंजिली इमारतें आपको दिखाई पड़ती हैं, जबकि हिमालय में इतने ऊंचे मकान बनना ठीक नहीं है, वो अव्यवहारिक है आपदा के दृष्टिकोण से, भूकंप की दृष्टिकोण से। तो लोगों ने अपना रहन सहन बदला, अपना आपदा के प्रति जो ज्ञान था उसे कम किया है, जिसके कारण आपदा का प्रभाव बढ़ा है। इसी जोखिम को न्यूनीकरण करना, डिजास्टर को जो है वो रिडक्शन करना, जो उसका रिस्क है उसे कम करना, यदि ऐसा हम करते हैं तो मानव की सुरक्षा बढ़ेगी। अब सामुदायिक जीवन जीना, सामुदायिक व्यवहार करना, लोगों का कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लाइफ की ओर बढ़ाव हुआ है, इससे भी आपदा का जोखिम बढ़ा है। जब व्यक्ति के लिए खड़ा होना जानेगा, जब व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना होगी तो कहीं ना कहीं हमारा आपदा का जोखिम कम होगा। और एक संस्कृत का श्लोक है, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय इदम शरीरा। तो मतलब परोपकार के लिए नदी में जल बहता है, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकाराय इदम शरीरा, परोपकार के लिए यह शरीर बना है। जब ऐसा विहंगम दृष्टिकोण समाज का होगा तो कहीं ना कहीं मानव सुरक्षा मजबूत होगी और आपदा का जोखिम भी कम होगा। बिल्कुल सर, आपने जैसा एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में इतना विस्तार से बताया, तो इस पे आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारी सरकारें इस पर क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं कि हमारे देश के नागरिक इस आपदा जोखिम न्यूनीकरण का हिस्सा बने और जो हमारे भारत देश में विभिन्न तरह की आपदाएं आती हैं उसमें उनका भी एक अच्छा योगदान आ सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपदा का न्यूनीकरण तभी होगा जब समाज प्रशिक्षित होगा, समाज संवेदनशील होगा। जब भी कोई आपदा आती है तो सरकारी तंत्र बाद में पहुंचता है, नागरिक या घटना स्थल के निकट का व्यक्ति पहले पहुंचता है। वो व्यक्ति संवेदनशील है, ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, तो उस आपदा के प्रभाव को कम कर सकता है और इसी को ही हम बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। यदि फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी वहां का स्थानीय नागरिक, वहां का स्थानीय संवेदनशील व्यक्ति जो अपने पीड़ित भाई का सहयोग करने के लिए आगे आया है, अब सरकार इसी के लिए आपदा प्रहरी
जैसा आपदा मित्र जैसा योजनाएं लाई है। सरकार ने ग्रामीण स्तर तक आपदा प्रबंधन की इकाई को विकसित करने का प्रयास किया है, जो भारत के विभिन्न प्रकार के आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के क्षेत्रों को सरकार ने चिन्हित किया है। अब हम प्रशासनिक रूप से देखें तो भारत के अंदर एनडीएमए सर्वोच्च संस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार की रचना राज्यों में होती है, उससे बोलते हैं एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ऐसे ही जिले का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका मुखिया जिलाधिकारी होता है। इसके साथ में और भी रचनाएं होती हैं। ऐसे एनडीआरएफ को बनाया, जो कोई ना कोई पैरामिलिट्री फोर्स उससे जुड़ी होती है, और यदि कोई आपदा वाली घटना घटती है तो तुरंत एनडीआरएफ के लोग वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे पूरे देश में आपदा के क्षेत्र में शोध बढ़े, शिक्षा बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए एनआईडीएम काम करती है। ये तो आपको 3 प्रमुख संस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ साथ और भी सहायक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, जो देश के अंदर डिजास्टर को कम करने का या उसके प्रभाव को न्यून करने के लिए कार्य करती हैं। वही देखें आप तो रेड क्रॉस भी आ जाता है, जो आपदा पीड़ित के लिए चिकित्सीय सहायता करता है, या स्वास्थ्य मंत्रालय आ जाता है इसके साथ में। ऐसे ही इसरो भी, इसरो के द्वारा सैटेलाइट से पूर्व जानकारियां मिल जाती हैं। भारत का मौसम विभाग जो है वो भी जानकारियां देता है। ऐसे डीआरडीओ है, रक्षा मंत्रालय है, वो भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करता है। तो ये देखें हम तो इस तरह से सरकार की बहुत सारी संस्थाएं डिजास्टर को कम करने के लिए कार्य करती हैं। लेकिन गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है, जो देश के अंदर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करता है। तो सर, आपने जो ये इतना विहंगम और वृहद हमें तंत्र समझाया कि सरकार कैसे कैसे काम कर रही है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो एजेंसी का गठन हुआ वो कैसे काम कर रहा है, तो आगे बढ़ते हुए सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अभी जो एक ग्लोबल लेवल पर एक डिस्कोर्स बन गया है कि रेजिलियंट सोसाइटी बिल्ड करना, बिल्ड बैक बेटर का एक स्लोगन दिया, तो इसमें भारत सरकार कैसे अग्रणी है, भारत सरकार कैसे आगे बढ़कर इसमें सहयोग कर रही है, इस चीजों को देश के हर एक कोने तक लेके जा रही है? बहुत अच्छा। देखिए, भारत सरकार एनएसएस के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के एनजीओ के माध्यम से सोसाइटी को रिजिलियंट बनाने का प्रयास कर रही है। एक बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार सब कुछ नहीं करेगी। एक नागरिक के रूप में हमें आगे आना होगा। सरकार की एक सीमित क्षमता होती है। इस बात को मैं ऐसे दूंगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध करना केवल सरकार का काम नहीं हो सकता। एलन मस्क ने यह सिद्ध करके दिखाया। वो अमेरिका के नासा के बराबर अपनी व्यक्तिगत स्पेस क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार भारत के लोगों को भी भारत के सर्वांगीण चिंतन के लिए आगे आना चाहिए। उसमें से आपदा प्रबंधन भी एक है। केवल एनडीएमए, एनडीआरएफ या गृह मंत्रालय ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेगा, ये भारतवासियों को मान के संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हर नागरिक को आपदा के क्षेत्र में आपदा से लड़ने की क्षमता विकसित करना चाहिए। और इसी क्षेत्र में भारत में कुछ एनजीओ भी कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा भारती, सेवा इंटरनेशनल, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस।
ये सभी सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन इस देश के अंदर आपदा प्रबंधन के लिए अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखती है और क्षेत्र विशेष के अनुसार वो वहां की सोसाइटी को रिजिलियंट बनाने का प्रयास कर रही हैं। जैसे देखिए, कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन के लोगों का अलग तरह के आपदाओं से स्वावलंबी होना या लड़ना आना चाहिए, रिजिलियंट होना चाहिए। ऐसे जहां पर भूस्खलन अधिक होता है, भूकंप आता है, वहां के क्षेत्रों का नेचर अलग है, वहां के निवासियों को उसके अनुसार रिजिलियंट बनना चाहिए। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां के नागरिकों को अलग प्रकार से रिजिलियंट होने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब है कि क्षेत्र विशेष के अनुसार रिजिलियंट सोसाइटी केवल सरकार नहीं बना सकती, वहां के एनजीओ, वहां के स्थानीय नागरिक को भी आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, नागरिकों को अपना कर्तव्य भी समझकर आगे आना चाहिए। और इस बहुत बड़े आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नागरिक का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार का काम ट्रेनिंग देना, उनको इक्विप करना, सोसाइटी को हर तरीके से मजबूत बनाना है। बाकी नागरिकों को ही एक दूसरे की सहायता से आपदा प्रबंधन में करना चाहिए। तो सर, मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियां दी, अपने अनुभव साझा किए, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो देश के कोने में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और एनजीओ काम कर रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि आगे कैसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वो सहयोग करे सरकार का, अपने देश के लोगों का। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।